वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग झारखंड का पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसके ऑलरेडी हम 2 वीडियोस डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में और आने वाली एक और वीडियो में डिस्कस करके इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने पहले वाली वीडियोस फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया है और आगे भी हम इसी तरह से करते रहेंगे। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो चैनल के ऊपर हर एक क्वेश्चन पेपर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का जो क्वेश्चन पेपर है इसका हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला गया है। द फोर्थ 5 ईयर प्लान मॉडल जो है वॉज बेस्ड अपॉन, जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था हमारा वो जो है कौन से मॉडल पर बेस्ड था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था हमारा वो जो था लियोनटिफ का जो इनपुट आउटपुट का मॉडल है उस पर बेस्ड था, और इनके लिए लियोनटिफ को क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये क्वेश्चन है कि लियोनटिफ का जो मॉडल है वो फोर्थ 5 ईयर प्लान में यूज़ किया गया था। और अगर हम कहें फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमारी जो टारगेटेड ग्रोथ रेट थी, हमने सोचा था 5.6% ग्रोथ रेट हम अचीव करेंगे, लेकिन एक्चुअल में हमने 3.3% क्या किया था, अचीव किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट। स्टार्टअप इंडिया जो है एक इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया गया था। स्टार्टअप इंडिया एक इनिशिएटिव था जो कि भारत सरकार ने लिया था और इसे 2016 में जो है लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप इंडिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि आज जो उभरते हुए एंटरप्रेन्योरशिप है कंट्री के अंदर, जो उद्यमशीलता है उसको प्रमोट किया जाएगा, इनोवेशन को हमें प्रमोट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर जो है हमारे देश में निकले, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। यही ऑब्जेक्टिव से स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो हम कहेंगे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि प्रमोट किया जा सके एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है उदया स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। उदय जो स्कीम थी इसका जो संबंध था किसके साथ था। पहली बात, ये वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ये जो उदय योजना थी जिसको हम किस नाम से जानते हैं, उज्जवल डीकॉम इंश्योरेंस स्कीम। क्या किस नाम से जानते हैं हम इस स्कीम को, उज्जवल। इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, इसकी फुल फॉर्म बनेगी, उदय की जो फुल फॉर्म है इसकी फुल फॉर्म है उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस योजना का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसने स्टार्ट की थी। और जो उदय स्कीम थी, इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो पावर है मतलब जो कंपनीज क्या करती हैं, जो पावर है, जब इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, विद्युत का वितरण करती हैं, उन कंपनियों की क्या करनी है, हमें उन कंपनियों की वित्तीय स्थितियों को सुधार करना है, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, और अगर उन्हें किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उसको परमानेंट जो है क्या करना, सॉल्यूशन देना। इस उदय स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो आपको पहले पता होना चाहिए उदय की फुल फॉर्म क्या थी। उदय की फुल फॉर्म थी उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इंप्रूविंग फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। जो भी कंपनीज पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करती है उनकी फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करना इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन बैंक हैज अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। किस इंडियन बैंक की सबसे ज्यादा ब्रांचेस जो है हैं। फर्स्ट है पंजाब नेशनल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है जिसकी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस सबसे ज़्यादा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर इंडिया में जो ब्रांचेस की बात की जाए तो 1,12,743
इतनी ब्रांचेज जो है इंडिया के अंदर किसकी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टैरिफ क्या होता है। टैरिफ क्या होता है, एक तरह का टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट लगाती है या तो इंपोर्ट पर या एक्सपोर्ट पर, किसी भी मोटिव के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट को अगर क्या करना होता है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि दूसरे देश से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको क्या करें, कम करना चाहती है, वो उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है, तो उस सिचुएशन में इंपोर्टेड गुड्स पर एक तरह का ये शुल्क लगा दिया जाता है, टैक्स लगा दिया जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टैरिफ बोल देते हैं। ये इंपोर्ट पर भी लग जाता है, एक्सपोर्ट पर भी लग जाता है, कई बार एक्सपोर्टिंग कंट्री को भी इसे पे करना पड़ता है। तो ये टैरिफ क्या होता है, एक तरह का टैक्स जो कि इंपोर्ट पर लग सकता है या एक्सपोर्ट पर लग सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच एजेंसी प्रोवाइड्स फूड ग्रेन टू पीडीएस। पीडीएस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसमें फूड ग्रेन जो हम बहुत तरह तरह के फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई होती है कि गरीब लोगों को चावल दिया जाएगा, गेहूं दी जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वो कौन सी एजेंसी है जो कि फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। तो उस एजेंसी का नाम जो कि सार्वजनिक वितरण करती है, ठीक है, सार्वजनिक वितरण करती है फूड ग्रेन का, वो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये एक एजेंसी है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन करती है पीडीएस का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो फूड ग्रेन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम किसका है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है, ठीक है। कि किस तरह तक स्टेट जो होती हैं उन तक किस तरह से उनके एलोकेशन में, किसके फूड ग्रेन का जो एलोकेशन करती हैं स्टेट्स भी, उनको एलोकेशन में हेल्प भी प्रोवाइड करने का काम किसका है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन इज डैश टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। एक्सपोर्ट प्रमोशन किस तरह की एक योजना है, इनवर्ड लुकिंग है, फिजिकल है, पॉलिटिकल है, आउटवर्ड है। तो एक्सपोर्ट का प्रमोशन करना एक तरह की आउटपुट स्ट्रेटेजी है। कैसे आउटपुट स्ट्रेटेजी है, ये एक ट्रेड की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। सबसे पहली बात ये क्या है, एक ट्रेड स्ट्रेटेजी है जिसमें कंट्री का, इसमें क्या करते हैं आउटपुट। अगर आपसे पूछा जाए आउटवर्ड स्ट्रेटेजी का मतलब बताओ, तो आउटवर्ड स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि एक ऐसी ट्रेड स्ट्रेटेजी जिसमें कंट्री क्या करती है, इंपोर्ट जो करते हैं ना, इंपोर्ट को तो लिबरल करती है कि वो इंपोर्ट में भी क्या करती है, बहुत सी छूटें प्रदान करती है कि आप क्या करो, आसानी से क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन साथ साथ आउटवर्ड जो स्ट्रेटेजी होती है इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट को भी क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो आउटपुट स्ट्रेटेजी ट्रेड में यूज की जाती है जिसमें इंपोर्ट को लिबरल किया जाता है और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन किस तरह की स्ट्रेटेजी है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन एक तरह की आउटवर्ड स्ट्रेटेजी है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर एन इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन। अगर आपका इंडिफरेंस कर्व कनकेव टू द ओरिजिन है, कनकेव का मतलब होता है कि उसकी शेप इस तरह की है, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स दिखाएगा, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स दिखाएगा, कांस्टेंट रिटर्न्स दिखाएगा। अब आपको पता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को दिखाता है क्या, आपका इंडिफरेंस कर्व की शेप। तो आपको पता है इंडिफरेंस कर्व आपका इस तरह से होता है, हम तब क्या बोलते हैं, यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसी है, नेगेटिव होती है। लेकिन इन्होंने कहा है आपका इंडिफरेंस कर्व कनकेव टू द ओरिजिन है, तो यहाँ पर आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द 5-year प्लान इन इंडिया इज नाउ रिप्लेस्ड बाय 15-year नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। अब क्या है, यहाँ पर बोला गया है, पहले क्या करते थे हम, इंडिया में 5-year प्लान जो है वो चलता था, अब उसको पूरी तरह से उसका जो स्थान है वो किसने ले लिया है,
फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, नीति आयोग। अब जो है इंडिया में 5 ईयर प्लानिंग नहीं चलती। अब जो है जो नीति आयोग होता है वही क्या करता है, वही जो है फ्यूचर में ग्रोथ के जो प्लान्स होते हैं, या हम इसे क्या बोलते हैं, एक थिंक टैंक बॉडी की तरह गवर्नमेंट के लिए काम करता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बदलाव लाने के लिए एक तरह का नेशनल लेवल पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका हम आज नीति आयोग के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि 15 ईयर नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा जो है रिप्लेस कर दिया गया है अब नीति आयोग के साथ। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ इंडियन बैंक फॉल अंडर द, आज के टाइम में जो हमारे इंडियन बैंक है वो किस तरह का एक सिस्टम अपनाते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन है चेन बेस्ड बैंकिंग सिस्टम, यूनिट बैंकिंग सिस्टम, ब्रांच बैंकिंग सिस्टम, कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग सिस्टम। तो आज के टाइम में हमारे जितने भी बैंक्स हैं वो जो सिस्टम को अपनाते हैं वो है चेन बैंकिंग सिस्टम। चेन बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा जो बैंक्स होते हैं उनका क्या होता है, ओनर होता है। जैसे कि मान लो एक इंडिविजुअल है या एक ग्रुप है, तो उसने ए बैंक में भी 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए, बी बैंक में भी एंड सी बैंक में भी 50% से ज़्यादा शेयर्स बॉन्ड्स को खरीद लिया है, और एक तरह से ओनरशिप राइट उसके पास आ गया है। तो इंडिया में एट प्रेजेंट जो बैंकिंग सिस्टम चलता है वो इसी चेन बेस के आधार पर जो है चलता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है इन विच ईयर झारखंड विटनेस लोएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट, कौन से ईयर के अंदर झारखंड में सबसे कम एनुअल ग्रोथ रेट कम जो है वो देखी गई है। 2006 की अगर हम बात करें, 2006 में झारखंड की सबसे कम एनुअल ग्रोथ रेट हो पाई थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2006 राइट हो जाएगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आज के टाइम में अगर पूछा जाएगा, जो झारखंड का पीजीटी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर आने वाले टाइम में होगा, तो उसमें हमसे कब का पूछा जाएगा, मान लो प्रेजेंट का पूछ लेते हैं, मान लो 2021 का पूछ लिया उन्होंने, तो ये कहेंगे कि झारखंड का एनुअल ग्रोथ रेट बताओ 2021 में। तो एनुअल ग्रोथ रेट 2021 में अगर हम बात करें तो 8.2% के आसपास इनका एनुअल ग्रोथ रेट है। तो प्रेजेंट के हिसाब से इनका राइट आंसर 8.2%, और सबसे कम एनुअल ग्रोथ रेट 2006 में रही थी झारखंड की। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज एसोसिएटेड विद, कि गरीबी की दुष्चक्र, गरीबी एक तरह का दुष्चक्र की तरह एक चक्र चलाता रहता है, ये कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था। तो आप लोगों को पता है रैगनर नरगसे ने ही बताया था कि अर्थव्यवस्था किस तरह से गरीबी के दुष्चक्र में फंसी हुई है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज रेफर्ड एज अ ट्विन डेफिशिएट ऑफ इंडिया। इंडिया में ट्विन डेफिशिएट की आपसे क्या पूछी है, डेफिनेशन पूछी है। ट्विंस डेफिशिएट क्या होता है, जब हमारा एक ही टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, फिजिकल डेफिशिएट राजकोषीय घाटे के साथ साथ क्या होता है, करंट अकाउंट में भी क्या होता है हमारा, मतलब हम कहे डेफिशिएट चलता है। तो हम ये कहेंगे इसकी जो डेफिनेशन है ट्विंस डेफिशिएट की, कि एक तरफ आपका क्या हो रहा हो, फिजिकल डेफिशिएट हो रहा हो जिसको हम राजकोषीय घाटा बोलते हैं, दूसरी तरफ आपका करंट अकाउंट जो है वो भी घाटे में चल रहा होता है। करंट अकाउंट में भी आपका चालू खाते में भी घाटा चल रहा होता है। जब दोनों में इकट्ठा घाटा चल रहा होता है तो इस वाली सिचुएशन को क्या बोला जाता है, ट्विंस डेफिशिएट जो है बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच इज द स्टेट इन इंडिया विद हाईएस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2014 एंड 15। ये बोला गया है कि इंडिया में 2014-15 के अंदर सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो है किस स्टेट में हुआ, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें फूड ग्रेन के
प्रोडक्शन की, तो सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है 2014-15 की बात करें तो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 2014-15 में जो एक रिपोर्ट निकाली गई थी उसमें देखा गया था कि टोटल फूड प्रोडक्शन में, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश की रैंक कितनी थी? इंडिया में फर्स्ट रैंक थी, ठीक है। और यहाँ पर वीट का जो प्रोडक्शन था, गेहूं जो उगाया जाता था, वो भी पहले ही नंबर पर था कि सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ उगाया गया। 2014-15 में देखा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा गेहूं जो है उगता है। और शुगर केन भी, जो आपने देखा होगा, गन्ना भी सबसे ज़्यादा कहाँ जो उपज होती है वो भी उत्तर प्रदेश में होती है। तो इन 4-5 रीजन्स की वजह से फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 पर स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। अब आपको पता होना चाहिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में लाई गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो थी, किसानों का एक कार्ड बना दिया जाता था जिससे क्या होता था, उस कार्ड अगर किसी किसान के पास है तो उसे मतलब सीड्स खरीदने के लिए, अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत रियायती ब्याज की दर पर जो लोन है वो प्रोवाइड हो जाता है। अब ये बोला गया है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसकी जो वैलिडिटी है कि कितने साल तक चलेगा, या इसको रिन्यू कराना पड़ेगा या नया बनेगा, तो उसकी वैलिडिटी आपसे पूछी गई है। तो किसान क्रेडिट कार्ड की जो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है वो 5 साल होती है। तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है कि 3 से 5 साल तक की वैलिडिटी किसान क्रेडिट कार्ड की होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015-20, उसमें हमारा जो एम था टू इंक्रीज इंडियन एक्सपोर्ट्स बाय डैश बाय 2020, कि 2014-15-20 की जो हमारी नेशनल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी उसमें हमारा एक्सपोर्ट को बढ़ाना कितना ऑब्जेक्टिव था। तो उस टाइम जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि हम 2020 तक आते आते अपने एक्सपोर्ट्स को कितना बढ़ा देंगे, 900 बिलियन US$ तक हम क्या करेंगे, अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर देंगे। यही हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव था जो हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 में रखा था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट डज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना लेना है। तो आपको पता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में एक तरफ हम एक्स गुड लेते हैं, एक तरफ वाई गुड्स लेते हैं। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है कि किस तरीके से आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो आपको क्या करना होगा, मैनेज करना होगा कि आपको इन दो गुड्स का प्रोडक्शन कितना करना है, क्या उनके कम्बिनेशन होंगे। यही आपको क्या बताता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करता है। तो आप देखिए, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज, की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको यही बताता है कि आपको डिफरेंट जो कम्बिनेशन है वो आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो 2 गुड्स का, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है सब्सिडीज ऑन LPG सिलेंडर आर स्टॉप फॉर कंज्यूमर हैविंग इनकम मोर देन। जो गवर्नमेंट क्या करती है, जो सब्सिडी देती थी, ठीक है, LPG के सिलेंडर पर, तो उस सिलेंडर गैस पर किन की सब्सिडीज को बंद कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने जिन लोगों की जो एनुअल इनकम है 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, जिन लोगों की एनुअल इनकम 10 लाख से ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट उनको LPG सिलेंडर पर किसी तरह की कोई सब्सिडी नहीं देती। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि किन को सब्सिडी जो है देगी, तो हम यहाँ कहेंगे जिनकी एनुअल इनकम 10 लाख से कम होगी, गवर्नमेंट उनको LPG सिलेंडर पर क्या देगी, सब्सिडी देगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ कंसिस्टेंसी मॉडल फॉर इंडिया
फोर्थ 5 ईयर प्लान वाज डिजाइन बाय। कंसिस्टेंसी का जो मॉडल है जो कि फोर्थ 5 ईयर प्लान में यूज किया गया था, तो वो जो है किन्होंने जो है वो डिजाइन किया था। अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अब आपको ये पता होना चाहिए जो कंसिस्टेंसी जो मॉडल होता है, ये डिजाइन का जो जिन्होंने डिजाइन किया था उनका नेम तो क्या था, A.S. मेनन एंड ए रुद्र। राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। लेकिन कंसिस्टेंसी मॉडल होता क्या है? कंसिस्टेंसी मॉडल क्या करते हैं, एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें आप उसको दो सेपरेट पार्ट्स में बांट देते हैं। एक तरफ आप इकोनॉमिक डिवीजन बांट देते हैं, दूसरी तरफ आप क्या करते हो, प्लानिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तरफ आप उसकी इकोनॉमिक प्लानिंग करते हो किसी ऑब्जेक्टिव की, दूसरी तरफ क्या होता है, उसी ऑब्जेक्टिव को लेकर आप क्या करते हो, प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर के बारे में आप एस्टिमेट लगा पाते हो। तो एक तरफ आप इकोनॉमिक प्लानिंग करते हो, दूसरी तरफ आप प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग करते हो। तो यहाँ पर इसी तरह से कंसिस्टेंसी मॉडल का यूज किया गया था। तो इनका नेम क्या था, A.S. मान एंड ए रुद्र ने जो है ये प्लान डिजाइन किया था फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है विच सेक्टर इज अ मेन कंट्रीब्यूशन टू झारखंड इकोनॉमी। जितने डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है झारखंड की इकोनॉमी में? एग्रीकल्चर देता है, सर्विस देता है, इंडस्ट्री देता है या माइनिंग देता है? सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन झारखंड इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का है, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो 21% के आसपास है, और जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसका 33% के आसपास है, और बचा सर्विस सेक्टर 46% के आसपास उसका कंट्रीब्यूशन है। तो आपने देखा सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है झारखंड की इकोनॉमी में देता है वहाँ की। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेन प्रपोजल ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जो नई हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, या उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने क्या कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, फ्री लाइसेंस देंगे। तो आपने देखा होगा हम एलपीजी जो पॉलिसी लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कुछ मिनिमम 5 से 8 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनके लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी था। बाकी सभी को लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया थी उससे मुक्त कर दिया गया था, और जितने भी तरह तरह के बैरियर्स उनको अपने इंडस्ट्रियल एरिया में आते थे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपोर्ट करने में, उन सभी को क्या किया गया था, ख़त्म कर दिया गया था या कम कर दिया गया था। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का जो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि फ्री लाइसेंसिंग फॉर ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्री, बट 5 से 6 इंडस्ट्रीज के लिए क्या लिया जाता था, वहाँ पर आपको लेना पड़ता था, परमिशन जो है वो लेनी पड़ती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड व्हेन अ गवर्नमेंट कैन रिव्यू एंड रिवाइज द मिनिमम वेज। कि गवर्नमेंट को कितना टाइम पीरियड मिलेगा कि वो क्या कर सकती है, रिव्यू कर सके, रिवाइज कर सके मिनिमम वेज को। तो 5 साल के अंदर हर स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना होता है, अपने वहाँ पर जो मिनिमम वेज चल रही होती है लेबर की, उसको रिन्यू करना होता है, या उसको क्या करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है कि इसमें क्या चेंजेस की ज़रूरत तो नहीं है, या क्या फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जो मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है गवर्नमेंट के पास वो 5 साल का होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में बोला है विच कमोडिटी आर द मेजर कंट्रीब्यूशन फॉर राइज इन इंडियन करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये वाला क्वेश्चन करंट टाइम में भी पूछा जा सकता है कि आज के टाइम पीरियड में भी आप देखो इंडिया में करंट अकाउंट का डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। तो इन्होंने कहा है कि क्या एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है। इंडिया बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गोल्ड, बहुत ज़्यादा प्रीशियस स्टोन्स को बहुत ज़्यादा क्या करता है, इंपोर्ट करता है कच्चा। तो इस वजह से इंडिया का जो करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेसिप्रोकल डंपिंग
मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज डेवलप्ड बाय। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेसिप्रोकल डंपिंग ये होती क्या है। मान लो एक ए कंट्री है इंडिया, ठीक है, जिसको हम होम कंट्री कहते हैं, एक बी कंट्री है यूएसए, जो हमारे लिए फॉरेन कंट्री है। तो क्या होता है, इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, मान लो कोई एक ऐसे प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जिसको क्या किया जाता है, उसकी अपनी एक डोमेस्टिक डिमांड होती है, ठीक है, और उसमें से जब आप उस प्रोडक्ट को बनाते हो, कुछ आप डोमेस्टिक कंट्री में बेचा जाता है, कुछ आप फॉरेन कंट्री में बेचते हैं। तो क्या होता है जब हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अपने देश में ज़्यादा प्राइस पर बेचते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में उनकी जो कॉस्ट होती है ना, ज़्यादा प्राइस मिलने की वजह से अब उनको जो कॉस्ट आ रही है वो कम आ रही है, क्योंकि वो अपने देश में बेचेंगे और फॉरेन में उस प्रोडक्ट को बेचेंगे, तो उनकी कॉस्ट कम आ जाती है। कॉस्ट कम आती है तो जो अपने देश में जो प्राइस ले रहे होते हैं उस प्रोडक्ट का, वो क्या करने लग जाते हैं, कम लेने लग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब कम प्राइस पर वो क्या करते हैं, फॉरेन में उस प्रोडक्ट को बेचने लग जाते हैं। और जब यही प्रोसेस कि जब फॉरेन कंट्री भी क्या करती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है और अपने देश में पहले उसे महंगा बेचती है, ठीक है, पहले अपने देश में उसको महंगा बेचती है, फिर क्या होता है, उसको प्रॉफिट बढ़ते हैं, फिर उसकी कॉस्ट कम आती है, फिर क्या होता है, प्राइजेस कम हो जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर उसी प्रोडक्ट को जब दूसरे देश में वो बेचते हैं, जैसे वो इंडिया में बेच रहे हैं और यहाँ पर जो इंडिया वाले हैं वो यूएस में बेच रहे हैं, तो इस वाली जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ डंपिंग। जैसे मान लो कि इंडिया ने क्या किया, सामान को सस्ता कर यूएस में बेचना शुरू कर दिया, बी कंट्री यूएस है और प्रोडक्ट सेम ही है, ठीक है। मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई बैग है, ए कंट्री में बैग बनाए जाते हैं और उसको क्या कर दिया हमने, फॉरेन कंट्री में यूएस में सस्ता बेचना शुरू कर दिया। अब यूएस वाले भी क्या कर रहे हैं, वही सेम बैग बनाया जाता है, वो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी। उसी बैग को क्या करते हैं, उसी बैग को इंडिया की मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं, बहुत सस्ता बेच रहे हैं। तो यहाँ पर डंपिंग के साथ साथ क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ डंपिंग हो रहा है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्रूगमैन ने दिया था, ब्रेंडर एंड क्रूगमैन ने दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इज ऑब्टेन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के संतुलन की स्थिति आपसे पूछी है, जब हमारा प्राइस इज इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट, तो उस सिचुएशन हमारी क्या होती है, संतुलन की होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। आज हमारे यहाँ पर 75 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं। हर वीडियोस में हमने 25 क्वेश्चंस को सोल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में और हम 25 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और हमारा ये क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।